ओके गाइस, सो फाइनली हमारा जो ट्रांसप्लांट है वो कंप्लीट हो गया। आपने जो पहले की हमारी सीरीज है वीडियो की वो सारी की सारी देखी होंगी, कैसी मेरी पूरी जर्नी थी, कैसे हमने सारा का सारा ट्रांसप्लांट करा, कैसे सर ने एक एक करके बाल एक्सट्रैक्ट करे, वो भी हमने वीडियो के अंदर दिखाया, कैसे एक्सट्रैक्शन होती है, कैसे उसको साइड करते हैं, कैसे उसको सेग्रीगेट करते हैं, देन उसके बाद कैसे उसको इम्प्लांट करा जाता है। पूरी जर्नी जो हमारी ऑलमोस्ट 3 वीडियोस के अंदर कवर हुई है। तो अब ये आ जाती है 4th वीडियो, जो कि स्पेशली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, क्योंकि मेन चीज जो सर से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब हमें इसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, सही बात है, मेडिकेशन क्या क्या लेने हैं, क्योंकि हर चीज इस टाइम पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं सही बात है। सो गाइस, अभी हमें हेयर फ्री हेयर ग्रो, अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस जो हैं उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देखिए, पूरी आपको जो ट्रांसप्लांट जर्नी है वो मिलेगी। तो सर, ओवर टू यू, अब आप मुझे बताओ कि मेन हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। ओके, तो ये एक सही सवाल है कि ट्रांसप्लांट के बाद रूटीन्स 24 आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि उस टाइम पे ग्राफ्ट की जो पकड़ रहती है वो अच्छी तरीके से क्लॉट नहीं हुए रहते ग्राफ्ट इनसाइड। तो फर्स्ट 24 आवर में पहले तो आपको आफ्टर ट्रांसप्लांट में एक रूटीन एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी स्वेलिंग और एंटी इचिंग, ये सब 4 मेडिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। वो आपको कंटिन्यू 5 डेज तक लेनी रहती है। दूसरी चीज कि जनरल लाइफ में आपकी जो रूटीन लाइफ में क्या केयर करनी रहती है, हो सके तो आपको नीचे झुकना अवॉइड करना है नेक्स्ट 2 डेज तक, जिसकी वजह से आपको कई बार स्वेलिंग का भी इन केस आने का इश्यू रहता है। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना है कि हो सके तो आप लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हो तो नीचे झुकना आपको मना है। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि ट्रांसप्लांट के बाद कई ऐसी एक स्प्रे दिया जाता है कि जो आपको आपका जो रिसिपिएंट एरिया है वहां पे ड्राइनेस ना हो, उसके लिए आपको स्प्रे कंटिन्यू करना रहता है। तो वो करते हो, जिसकी वजह से आपके इचिंग जो वगैरह होता है वो सब कम रहता है। दूसरी चीज कि ड्यूरिंग स्लीपिंग के दरमियान में आपको खास केयर करना रहता है कि जिनको टेम्पल क्रिएशन किया गया है कि उनके ग्राफ पिलो के ऊपर ना टच हो, उस पोजीशन में आपको अच्छी तरीके से आपको सोना रहता है। और रही बात आपको नहाने की, मॉर्निंग में आपको बिलो नेक आपको अच्छी तरीके से सिंपल प्रोसीजर के बेसिस पे आपको नहाना रहता है। तो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं रहती। ट्रांसप्लांट के बाद आपको खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, बस इतना रहता है कि ट्रांसप्लांट के पहले 5 दिन तक आपको किसी भी टाइप का आपके बालों में पानी, किसी भी टाइप का आपको टच होना नहीं चाहिए और किसी भी टाइप का सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप ना हो। तो आपको कंटिन्यू डॉक्टर के टच में रहना रहता है और यही है रूटीन केयरिंग पार्ट आफ्टर ट्रांसप्लांट। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चीज है कि मैंने काफी लोगों को देखा है, वो कहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद हमारा स्वेल हो जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है और ये मेरे साथ भी होगा? नहीं, ये एक सही सवाल है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो लोगों का एक ट्यूमिशन जो रहता है, जो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन और ड्यूरिंग स्लिट के दरमियान में जो दिया जाता है, तो वो फ्लूइड को नॉर्मली एक वे रहता है तो वो जाने के लिए, पर उनको पता ही नहीं है कि वो क्वालिफाइड सर्जन नहीं है। उनको पता नहीं कि किस तरीके से उनको ट्यूमिशन देना है, किस तरीके से उनको एनेस्थीसिया देना है, तब जाके उनको इस टाइप का स्वेलिंग फेसिंग करना पड़ सकता है। बाकी हमारे आज तक किसी भी पेशेंट में स्वेलिंग इस टाइप का आया नहीं है। तो क्वालिफाइड सर्जन के अंडर में आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन केस डॉक्टर ने अच्छी तरीके से केयर किया और आपको स्वेलिंग आया तो इट्स ड्यू टू बॉडी टेंडेंसी, तो वो ऑटोमेटिक विद इन 2 डेज में ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है। आपको जस्ट आइस क्यूब आपके फोरहेड पे लगाने रहते, बाकी उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली मेडिकेशन वगैरह लेनी नहीं। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको ट्रांसप्लांट के फर्स्ट 24 आवर में हो सके तो नीचे झुक के बात करना अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा लॉन्ग टाइम पर लैपटॉप से काम नहीं करना चाहिए। सोशल साइट्स पे कंटिन्यू डाउन मूवमेंट पे लैपटॉप्स वगैरह करा, मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो उसको कम यूज करना चाहिए। यही एक 24 आवर का केयरिंग पार्ट रहता है। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन एक और आ गया। बोलिए। क्योंकि भाई जितने क्वेश्चंस मेरे हैं मैं क्लियर कर लूं, क्योंकि मेरे को जाना है फिर दिल्ली, फिर इनसे फोन पे सही तरीके से बात होएगी नहीं। वैसे तो सर हमेशा अवेलेबल है और इनका वही मैंने बोला स्टाफ काफी ज्यादा सही है जो कि हमेशा वो चीज के लिए रहता है। तो सर आपने एक चीज बोली कि हमें झुकना नहीं है। हाँ। तो झुकना इन द सेंस व्हाट, मतलब अगर मैं इस लेवल पे कर रहा हूँ कोई काम, जैसे मेरा लैपटॉप है वो इसी लेवल पे है, सही बात तो है। इतना झुकने को हम झुकना कहेंगे या कहीं नीचे ज्यादा? हाँ, कंटिन्यू लाइक डाउनवर्ड जो आपकी पोजीशन है, कंटिन्यू आपका मतलब फेस सर ऐसे, हाँ, नीचे नहीं होना चाहिए। आप यूज करो मोबाइल का तो इस तरह यूज करो, लैपटॉप्स की आप हाइट बढ़ा दीजिए और अच्छी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। तो उसी तरह आपको यूज करना है। आपके फेस को कंटिन्यू डाउनवर्ड डाउन पोजीशन में नहीं रखना है। लाइक आप कंटिन्यू 2-3 घंटे तक उसी तरह आप टाइम पास करते रहते हो मोबाइल पे, तो उसकी वजह से आपको स्वेलिंग आने का इश्यू आ सकता है। क्योंकि फ्लूइड्स को डायरेक्शन मिलना चाहिए। आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद आप स्ट्रेट बैठते हो, आपको टीवी वगैरह आपको देखना है तो आप स्ट्रेट बैठ के कंफर्ट पोजीशन में आप टीवी देखिए।
तो लेटे लेटे भी देख सकते हो, कोई ना नहीं है, पर नीचे झुकने की पोजीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, क्योंकि बोला ना मैंने, मेरे दिमाग में सर बहुत क्वेश्चन रहते हैं और मैं चाहता हूँ नहीं पक्का ऑडियंस की भी जो डाउट है वो ये सही है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये सब सवाल को जवाब रहेंगे, तो बाकी जो अपने व्यूअर्स हैं दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं मेरा सारा वही चीज निकलती है। अब बात ये कि अब जैसे आप कह रहे हो स्वेलिंग बाई चांस अगर आ जाती है, ध्यान नहीं दी, तो हमारी वो स्वेलिंग कहाँ पे आती है, मतलब कितना ज्यादा स्वेल करता है? ये भी एक सही सवाल है कि कहाँ पे आती है। मोस्टली फोरहेड पे स्टार्ट होती है, फिर डाउनवर्ड आपके जो आईज के सराउंडेड जो रहता है, जिसको पेरी ऑर्बिटल रीजन बोलते हैं, ये पूरा यहाँ पे आ जाता है। तो ये दोनों रीजन में आने का चांसेस रहता है, वो भी 2 to 5th डे के बीच में स्वेलिंग आने का इश्यू रहता है। तो उस टाइम पे आपको डरने की कोई चीज नहीं है, ड्यू टू डॉक्टर ने अच्छी तरीके से आपकी सर्जरी की है, तो आपकी 24 घंटे में आपने केयर नहीं की, इसकी वजह से आपको स्वेलिंग आया है, तो फिर आपको सिंपल है कि आइस क्यूब को कॉटन के नैपकिन जो रहता है उसके अंदर रैप करके आपको अच्छी तरीके से फोरहेड पे वहां पे जस्ट हर 2 घंटे में आपको अप्लाई करना रहता है। बाकी कुछ इसकी रिगार्डिंग कोई भी मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपने मेरा जो डाउट था वो क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरा तो स्वेलिंग की वजह से आपको डरना नहीं है, सिंपल चीज है। और नहीं आता मोस्टली 100 में से, मैं तो बोला 1000 में से 1 लोगों को आता है, तो आपको ज्यादा डरने की चीज नहीं है स्वेलिंग के रिगार्डिंग। ओके चलो, अब हमारा ट्रांसप्लांट वाला तो सारा पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिमाग में, क्योंकि बोलिए यहाँ पे सब भरा पड़ा है और सब चीजें जानकारी मैं आज आपसे निकाल के जाऊंगा। पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने बताया 5 डे मेडिकेशन लगानी है, हमने ऑइंटमेंट लगाना है, उसके बाद क्या? उसके बाद भी हमें केयर करना है, क्योंकि काफी लोगों के ये क्वेश्चन भी आते हैं कि भैया मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना, काफी लोगों के आते हैं कि मिनॉक्सिडिल लगाना होता है, तो मैं इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हाँ, ये भी एक चीज है कि मोस्टली ट्रांसप्लांट के बाद कब से मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करना चाहिए, पर उसके पहले एक आपका जो डोनर एरिया का ड्रेसिंग रहता है वो सेकंड डे पे रिमूव करना रहता है। ओके, ये वाला जो जो सेकंड डे पे आपका उसको ड्रेसिंग रिमूव करने के बाद एक क्रीम आपको दी जाती है, तो जो आपको ट्वाइस अ डे उसको सेल्फ घर पे भी आप उसको ड्रेसिंग कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको उसके लिए स्पेसिफिकली हॉस्पिटल में जाना रहता है, एक अच्छी तरीके से आप उसको घर पे भी ड्रेसिंग कर सकते हो, उसको खुला छोड़ना है। हाँ, उसके बाद में आपको क्रीम देके जस्ट आपको ट्वाइस अ डे आपको क्रीम अप्लाई करनी है, उसको क्लीन करना है। 5th डे की बात करता हूँ कि 5th डे पे आपको रूटीन हेयर वॉश जो रहता है, आप नॉर्मली कोई भी शावर के पानी के नीचे आप खड़े रहते हो, नहीं तो फिर आप कोई भी बिस्लरी की बोतल से भी आप अच्छी तरीके से, नहीं तो फिर एक सैलून वाला स्प्रे रहता है उससे भी आप अपने बालों में 5th डे और 6th डे पे दिन में 2 बार मिलके ऐसा कंटिन्यू आप उसको वॉश कर सकते हो। मैं आपको 1 सेकंड के लिए और हाँ, इस चीज के लिए मैं आपको 1 सेकंड टोकूंगा। हाँ, मतलब मेरे को एक फिर क्वेश्चन आ गया। बोलिए कि जैसे मेरे घर में बाल्टी से नहीं नहाते, हाँ, हैंड शावर है या हेड शावर है, तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं? हाँ, कि अगर प्रेशर पड़े कहीं पता चले ग्राफ्ट के बाद नॉर्मल प्रेशर से आपको जस्ट उसको वॉश करना है। बाकी वहां पे 5th डे और 6th डे पे किसी भी टाइप का आपको वहां पे हैंड्स लगाना नहीं है, जस्ट आपको पानी ही डालना है। ओके, और अगर वो गीला होगा तो हमें उसको पोंछना फिर कैसे? हाँ, नॉर्मली हल्का ही आपको पोंछना है कॉटन के रुमाल से, कि जिसकी वजह से ग्राफ आपके उसके साथ में टच न हो जाए, जस्ट आपको स्पॉन्जिंग टाइप का करना है उस टाइम पे। ओके, दूसरी चीज की अभी स्पेशल हेयर वॉश रहता है, तो वो 7 डे पे स्टार्ट होता है, कि जिसके पहले आपके जो क्रस्ट वाला पोर्शन रहता है जो आपका रेसिपिएंट एरिया में, तो वो 7 दिन तक क्रस्ट होके वहां पे हार्ड हो जाता है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए पैराशूट ऑयल नहीं तो कोई भी अच्छा सा स्टैंडर्ड ऑयल आपके बालों में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में जिलेट शेविंग फोम आपके बालों में लगाया जाता है, और उसके बाद में आपको 15 से 20 मिनट रेस्ट करना है, देन आपको जॉनसन बेबी शैम्पू से आपको वॉश करना है। ओके, एंड ये हम घर पे कर सकते हैं? ये हर प्रोसीजर ट्रांसप्लांट के बाद आप घर पे कर सकते हो, और इन केस आप क्लिनिक पे नजदीक हो तो हमारे नियरेस्ट सेंटर में जाके भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ही आके करो, दिल्ली से बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो दिल्ली में भी ब्रांच है, तो वहां पे जाके भी आप हेयर वॉश कर सकते हो। एक और चीज का क्वेश्चन आया है दिमाग में कि आपने बोला 5th डे हमें हाथ नहीं लगाना। हाँ, सिर्फ आपको पानी डालना। 7th डे जब हम उसमें पैराशूट ऑयल लगाएंगे उस टाइम हाथ लगा सकते हैं। हाँ, पक्का। तो ये चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5th डे नॉर्मल हेयर वॉश, 7th डे स्पेशल हेयर वॉश, यही आपको जस्ट दिमाग में रखना है। ओके, एंड अब बात आती है सर, जैसे मैंने आपको बोला मिनॉक्सिडिल, फिनाक्स और जो हम बायोटीन टैबलेट, करेक्ट, ये एक बेसिक चीज है जो कि बालों को ही, बालों के सप्लीमेंट्स कह सकते हैं हम एक तरीके से। सही में। तो कई जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, वो कहते हैं हमारे क्लिनिक वाले ने बोला है कि आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बराबर। और आपसे मेरी जब बात हुई तो आपने बोला कि आपको लगाना है, तो ये डिफरेंस क्यों आता है और लगाना बेटर रहता है या क्या सीन है?
हमारे क्लिनिक का एक प्रोटोकॉल रहता है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद 10 डेज के बाद आपको मिनोक्सिडिल, फिनास्टेराइड, बायोटिन और एंटी डेंड्रफ शैम्पू वगैरह 10 डेज के बाद स्टार्ट करवाते हैं। हर क्लिनिक का अलग अलग प्रोटोकॉल रहता है और उनका खुद का रिसर्च रहता है। तो जैसे हमारा खुद का रिसर्च है कि हमने 10 डेज के बाद पेशेंट को अब तक दिया, तो किसी भी टाइप का बीच में वह एक ट्रांसप्लांट से पहले दिन से 9वें दिन तक किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। उसके बाद में आपका रेसिपिएंट एरिया पूरी तरीके से क्रस्ट से रिमूव हो जाता है। उसके बाद में मिनोक्सिडिल अप्लाई करना सही है, बिकॉज कोई भी प्रोसीजर में, ट्रांसप्लांट से कोई भी प्रोसीजर करो उसमें कम से कम 10 डेज को उसको टाइमिंग देना चाहिए। उसके बाद में आपको टॉपिकल मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट करना चाहिए। और टॉपिकल मेडिकेशन का मेन रोल ऐसा है कि ग्राफ्ट इंप्लांट हुआ है तो उसको उस टाइम पे ग्रोथ फैक्टर की नीड रहती है, इसीलिए मिनोक्सिडिल अप्लाई किया जाता है। और उसी दिन से बायोटिन, फिनास्टेराइड अच्छी तरीके से लॉन्ग टाइम तक आपको दिया जाता है कि जिसकी वजह से आपके बालों में स्ट्रेंथनिंग रहे, आपके एग्जिस्टिंग में जो रिमेनिंग कई पार्ट में जो अभी आपको थिनिंग हेयर है तो उसको भी इसके साथ में विथ मिनोक्सिडिल और बायोटिन के साथ इसको इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो फिनाक्स जो हम देते हैं जैसे हाँ। वो हर बार मतलब जरूरी है कि वो दे दे या सिचुएशन के हिसाब से देखते सिचुएशन के हिसाब से भी दिया जाता है, पर ट्रांसप्लांट के बाद कम से कम आपको 3 महीने के लिए कम से कम आपको लेना चाहिए। फिर डॉक्टर के ऊपर आपको डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ये दोनों मेडिकेशन को कितने टाइम के लिए कितने समय तक लेनी है वो उनके ऊपर आपको छोड़ देना चाहिए। आपको एक बार बोल दे कि आपको इसको डे बाय डे ग्रेजुअली उसको टेपरिंग करके कम करना है तो वो सब डॉक्टर को डिसाइड करना रहेगा, बिकॉज उस दरमियान में आपकी पीआरपी के सेशन आप कंटिन्यू लेते होगे, लाइट थेरेपी जो बोलते हैं कि फोटो बायोस्टिमुलेशन, ये सब सेशन आपके साथ में भी होते रहेंगे। तो उसके साथ में डिसाइड करते हैं कि कितने मंथ तक आपकी फिनास्टेराइड आपको लेनी है। एंड मिनोक्सिडिल हमें कितना टाइम तक लेना पड़ेगा? ये लाइफ टाइम चलेगा या हाँ, मिनोक्सिडिल कैसा रहता है, मोस्टली ऐसा रहता है कि हम लोग लाइफ टाइम ही उसको देते हैं। बिकॉज क्यों दिया जाता है कि पेशेंट रहता है उसके ग्रोथ फैक्टर नहीं बन रही है, उसकी बॉडी नहीं बना रही है, तो न्यू ब्लड सप्लाई, नो सप्लाई के लिए मिनोक्सिडिल सबसे ज्यादा रोल करता है। तो इसकी वजह से मिनोक्सिडिल को लॉन्ग टाइम तक दिया जाता है। और मिनोक्सिडिल की लगाने के बाद किसी भी टाइप की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि मिनोक्सिडिल कौन सी कंपनी का बेटर है और कौन सा अल्कोहल वाला है, कौन सा अल्कोहल बिना अल्कोहल का है। ये सब चीजें डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। आपकी स्किन कैसी है, ड्राई स्किन है, वेट स्किन है कि बहुत ज्यादा मॉइस्ट स्किन है, ये सब डिसाइड करने के बाद ही मिनोक्सिडिल को ऐसे ऑन द काउंटर जो भी एक हो गया है कि भाई कोई भी चीज तुरंतली लोग मेडिकल से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो सर आपने बोला मिनोक्सिडिल हमारे अल्कोहल वाले भी आते हैं एंड बिना अल्कोहल। हाँ, क्योंकि फ्रैंकली अगर मैं बोलूं, मैं ऑलमोस्ट मैंने सर को भी ये चीज बताई थी, मैं 14 साल से हाँ, मिनोक्सिडिल मैंने यूज किया है है। और मैंने सारे टाइम यूज वो अल्कोहल वाला करा है। मुझे फ्रैंकली नहीं पता था Okay. कि बगैर अल्कोहल वाला भी आता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है और मतलब क्या बेसिक यूजेज मतलब दोनों? मोस्टली क्या हो रहा है कि अल्कोहल की जो चीजें यूज करते हैं उसमें कई बार कैसा रहता है कि पेशेंट को इरिटेशन और डेंड्रफ का इश्यू कई बार पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि सर मुझे आफ्टर मिनोक्सिडिल में यूज कर रहा हूँ तो मेरे ड्राई आपके जो हेयर रहते वो बहुत ड्राई हो जाते, और दूसरी चीज की इचिंग, और तीसरी सबसे बिगेस्ट हेडेक रहता है पेशेंट का कि सर लगाने के बाद एक तो स्मेल बहुत आती है और ऊपर से उनमें इचिंग का भी प्रॉब्लम रहता है। सर कहाँ पे भी एक अच्छे कहाँ पे फंक्शन में बैठे हैं तो वहां पे भी एकदम सीवियर लेवल की लगाने के बाद इचिंग आने का इश्यू भी होता है। तो अल्कोहल को हो सके तो आपकी स्किन कैसी उसके बेस पे आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अल्कोहल वाला मिनोक्सिडिल नहीं यूज करना चाहिए। Okay. अभी जो विवेक जी है 14 साल से मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं, उनको उनकी स्किन को सूट हो रहा है तो उनको अल्कोहल वाला दिया जाता है। तो उसी तरीके से डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए कि आपकी स्किन पे कौन सा मिनोक्सिडिल सूट होगा। ओके, कभी भी अपनी मर्जी से जो भी हाँ, दवाइयाँ बेसिक दवाइयाँ कहने को ये बेसिक है एक तरीके से। हाँ, कि हर कोई बंदा कहता है यार सारे डॉक्टर ये देते हैं, बट जैसे सर ने बताया हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का लेने का तरीका है। वो आपकी पूरा एक एक्सपीरियंस है, वो पूरी स्टडी करेंगे उस चीज के ऊपर, देखेंगे, वो आपको तब बताएंगे कि आपको ये चीज लेनी है नहीं लेनी। जरूरी नहीं है कि आपको फिनाक्सिलाइज है, जरूरी नहीं है कि आपको मिनोक्सिडिल 10% से शुरू करी जाए, हो सकता है 5% से भी शुरू हो जाए, 2% से भी शुरू हो जाए। तो कई लोग मैंने देखा है कि यार केमिस्ट पे गए भैया 10% वाला दे दे, फिर बाद में उनको लगता है कि यार ये क्या मैंने कर दिया, फिर इचिंग होती है, उसके बाद में उनको इरिटेशन भी होती है और कई बार तो उसकी वजह से उनको सूट नहीं होती तो कंटिन्यू यूज लेते तो उनको वहां पे इचिंग होने की वजह से कई बार बॉडी में भी इस टाइप के फोरहेड पे पिंपल डेवलप हो जाते हैं। तो आपको आपकी अवेयरनेस के लिए मिनोक्सिडिल आप जानते हो तो वो ठीक है, पर ऐसे मत यूज कीजिए कि आपको सब पता है
तो डॉक्टर के ऊपर दिखाइए, फिर उसके बाद में वो स्किन ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट करना रहेगा। ओके, सो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कवर हो गए। हमने मोस्टली सारा कुछ कवर कर दिया है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे को जितना पता होगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, नहीं पता होगा तो सर को कॉन्फ्रेंस पे लेके सर से पूछ लेंगे, पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने पहले वाले जो प्रॉपर ट्रांसप्लांट हुआ है हमारा उसकी वीडियोस चेकआउट नहीं करी है तो फटाफट जाके चैनल पे चेकआउट करो, बहुत ही मजेदार वीडियोस होने वाली है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।